हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली दोपहर 12 बजे हमारा होता है जीएस का प्रैक्टिस सेट, जिसको हम रैंडमली कवर करते हैं। यानी कि इसमें मिक्स क्वेश्चन भी होते हैं, कभी कभी हमारा कोई एक टॉपिक भी ले लेते हैं हम दोपहर 12 बजे, या जिस टॉपिक पर आप बोलते हो उसको बहुत आसान सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको समझा दिया जाता है। जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म तीनों के हमने इस तरह से इतनी आसान सी लैंग्वेज में वीडियो बनाई है। आप जा कर के देख सकते हो कि क्वेश्चन वाइज उनको कवर किया है और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें कवर किए हैं कि आपने आज से पहले ना ही कभी देखे होंगे और ना ही वो क्वेश्चंस पढ़े होंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में आज आपके 38 क्वेश्चन होने वाले हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आते हैं। तो उसी को टारगेट करते हुए ये एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है आपके लिए, बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हूबहू जिस तरह से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह से सेट किए गए हैं। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हो तो हमारा दूसरा चैनल है ओनली ऑन ट्रिक्स, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे हो तो सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो इसके आंसर्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता आपको नहीं करनी है। फटाफट आंसर कीजिए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, क्या ये बात सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। ऑप्शन सी है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। और ऑप्शन डी है कि 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी ही गलत होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि राज्यपाल बनने के लिए आयु होती है 35 वर्ष, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। बाकी के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तीनों फैक्ट्स याद करने हैं। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, या आपसे पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यपाल का कोई कार्यकाल नहीं होता, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। तीसरा है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंपना है तो वो देगा किसको? राष्ट्रपति को। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है, या राष्ट्रपति की सलाह पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या फिर उपराष्ट्रपति की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भारत का केंद्रीय रेल मंत्री होता है उसको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और जो अन्य केंद्रीय मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सा सही है। तो एक सही है, बाकी के 3 गलत हैं। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, या APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो देखिए, चारों में एक ही बात बोली गई है लेकिन अलग अलग व्यक्तियों को संबोधित किया है। तो अब आपका क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप बात कर लेते हैं आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स की, क्योंकि GS वाली क्लास आपकी होती है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ।
तो दोस्तों वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया कीजिए, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों की प्रिपरेशन अच्छी कराने के लिए आपके भाई बहन उनके साथ वीडियो को शेयर किया कीजिए, कि जिससे उनको भी पता चले कि हमारे यहाँ पर किस तरह की तैयारी कराई जा रही है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बात करते हैं अपने एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट है कि उनका कार्यकाल। तो उनका कार्यकाल दोस्तों मैं आपको बता दूं 1967 से 1969 तक रहा, यानी कि 3 साल आप इसको बोल सकते हो। और एक और इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर लेते हैं कि सबसे कम अवधि पर अपने पद पर रहने वाले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। और एक और एक्स्ट्रा फैक्ट, यानी कि आज के एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कवर होंगे, कि उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखने हैं तो इनको कृपया नोट कर लिया करिए। अब एक कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, अपना स्कोर और जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं उनको नोट कर लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट्स पीडीएफ में नहीं डाले जाते। क्योंकि जब क्वेश्चन कराता हूँ तभी दिमाग में आता है कि उससे क्या क्या आपको बता सकता हूँ रिलेटेड। जब पीडीएफ बनती है तो उस टाइम पे बस पीडीएफ बनती है, उसके आंसर नहीं देखे जाते। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जर्क, इरबिड, साल्टिया, अम्मान। तो आपको पता भी चल गया होगा कि जॉर्डन की राजधानी होती है अम्मान। बात कर लेते हैं अपने एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है कि जो जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, तो जॉर्डन की मुद्रा, इसकी मुद्रा भी बतानी है आपको। आपके क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो मुद्रा होती है इसकी दीनार। आपसे बोला गया था राजधानी और उनकी मुद्रा ज़रूर याद कर लेनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? अब आपको बताना है कि मंगोलिया की मुद्रा क्या है, और एक्स्ट्रा फैक्ट है आपका कि इसकी राजधानी क्या है। तो फटाफट दोनों का आंसर कीजिए। कि सबसे पहले आपको बतानी है कि मंगोलिया की मुद्रा ल्यू, तोगरेक, क्यात या मेटिकल। तो मैं आपको बता दूं, ये तोगरोग लिखा है, लेकिन ये हकीकत में होती है तुगरिक। लिखा हुआ ये भी सही है, आपको दोनों में से कुछ भी लिखा दिख सकता है, तो तुगरिक या तोगरोग। और बात कर लें राजधानी की, तो इसकी राजधानी होती है उलान बटेर। तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। तो देखिए जीएस की क्लास आपके लिए कितनी स्पेशल होती है। एक एक क्वेश्चन से कभी कभी 4 क्वेश्चन कवर होते हैं, और कम से कम एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके ज़रूर कवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? इराक, बांग्लादेश, जॉर्डन या फिर इंडोनेशिया। तो यहाँ पर आपको तीसरा सबसे बड़ा बताना है, ना कि पहला। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एशिया का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि एशिया का सबसे बड़ा आबादी वाला यानी कि पहला देश कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा आबादी वाला देश है आपका चाइना, जिसको हिंदी में चीन बोलते हैं और इंग्लिश में चाइना बोलते हैं। बात कर लेते हैं दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो है आपका बांग्लादेश। नंबर 1 चाइना, नंबर 2 बांग्लादेश, और नंबर 3 आपका आ जाता है इंडोनेशिया। सॉरी दोस्तों, एक गड़बड़ हो गई। ये बांग्लादेश जो है ये है 5वां, दूसरा है अपना भारत, सेकंड है अपना इंडिया, थर्ड है इंडोनेशिया, और बांग्लादेश जो ऑप्शन में दे रखा है ये 5th है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो याद रख लेना है, पहला चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा इंडोनेशिया और 5th नंबर का बांग्लादेश। अब बांग्लादेश इसलिए बता दिया क्योंकि ये ऑप्शन में दे रखा था। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? गुयाना, ब्राज़ील, कोलंबिया या इक्वाडोर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। ब्राज़ील में दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र
पाया जाता है। और आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ये जो वन है अमेजन बेसिन के आसपास विस्तृत है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ब्राज़ील का जो वन क्षेत्र है वो किसके आसपास का क्षेत्र है, तो आपसे 2-4 क्वेश्चन दे देगा। तो जो अमेजन के वन है, अमेजन बेसिन जिनको बोला जाता है, तो उसी के आसपास फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अपने एक्स्ट्रा पॉइंट की। तो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और बात कर लेते हैं दूसरा एक्स्ट्रा पॉइंट कि ये निकलती कहाँ से है, उद्गम स्थान आपको बताना है। तो इसका उद्गम स्थान है त्र्यंबकम पहाड़ी, जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष को किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो आपको ये भी पता चल गया कि क्यों मनाया जाता है, और आपको ये बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का क्या नाम है? तो देखिए, अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपसे 2018 हो या फिर आपका केदारनाथ त्रासदी से क्वेश्चन आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ये नहीं देखना है कि ये 2018 का है या 2017 का है या सन 2000 का है। आपको ध्यान रखना है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है कि कौन सा मोबाइल ऐप है। तो जो जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा थी, जो यात्री थे, जो उनकी सहायता की गई थी, किसके द्वारा? CRPF द्वारा। तो CRPF साथी। तो मोबाइल ऐप का नाम साथी। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और ये जो सहायता थी, ये किसकी सहायता थी? केंद्र सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित यानी कि इन 4 देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया था, यानी कि कर दिया था? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन अब 2016 का है और आप पढ़ रहे हो 2021 में। तो अब ये काम कैसे चलेगा? तो देखिए, ये 2016 के क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि भारत ने अपनी संधि को नवीनीकृत किया था। तो ये क्वेश्चन आपका पुराना नहीं हो जाता। ये पूछ लेगा कि भारत ने अपनी संधि को अगले 7 साल के लिए, तो यानी 16-7-23 यानी 2023 तक ये क्वेश्चन काम करेगा आपका, और उसके आगे भी करता रहेगा। तो इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था कि हम फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 का यानी सन 2018 का करंट अफेयर पढ़ें, सन 2019 का पढ़ें, सन 2020 का पढ़ें या सन 2021 का, क्योंकि सन 2019 की वैकेंसी है, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको करंट अफेयर किस हिसाब से पढ़ना है। तो चलिए बताइए, यहाँ पर बाकी का करंट अफेयर हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, उसको स्टैटिक बना के। तो बताना है कि 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नेपाल, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 102, 112, 122 या 132? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एशियाई खेल थे 2018 वाले, तो उनमें शीर्ष स्थान पर कौन था? चीन।
और उसने पदक जीते थे 132, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से कितने थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। 92 थे आपके रजत पदक, 65 थे आपके कांस्य पदक और 132 थे आपके स्वर्ण पदक, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो मेरे ख्याल से इनका टोटल अगर आप ऐड करते हो तो ये हो जाते हैं आपके 289, यानी कि 289 पदक जीते थे। बात कर लेते हैं अपने भारत की, क्योंकि जब हमने देखा कि सबसे ऊपर कौन था तो हमारा इंडिया भी था, लेकिन हमारा इंडिया शीर्ष पर नहीं था। अब देख लीजिए कि आपके भारत की क्या हाल चाल थे। तो आपके भारत के हाल चाल थे, यानी हमारे भारत के, हमारा भी और आपका भी। तो इंडिया था 8वें स्थान पर और इंडिया के पास 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक और 30 कांस्य पदक थे। आप इसको नोट कर लेना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। नीदरलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर आपका जर्मनी। जिन बच्चों ने रट रखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, अब वो बच्चे तो हो गए होंगे कंफ्यूज कि द हेग तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। द हेग कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में। तो बात तो घूम फिर कर वहीं आई कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ हुआ? नीदरलैंड में। दोस्तों एक्स्ट्रा पॉइंट है कि यह संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है आपका स्थापना से, क्योंकि ये जो मुख्यालय होते हैं, जो न्यायालय होते हैं, सबसे पहले इनका, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इनका मुख्यालय पूछेगा, यानी कि हेड ऑफिस पूछेगा आपसे। उस दूसरे नंबर पर आपसे स्थापना भी पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। स्थापना वर्ष की बात करते हैं तो ये की गई थी 1948 में। आपको समझ जाना है, ये 4 है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है बीज में, पुष्प केसर, जायांग या फल में? तो सीधे सीधे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निषेचन के बाद पेड़ पौधों में अंडाशय परिवर्तित होता है फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्षतिग्रस्त CFL जो आपकी ट्यूबलाइट होती है उसको CFL बोलते हैं, और फ्लोरोसेंट ट्यूब, इनका निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें होती है अमोनियम की वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड की वाष्प, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वाष्प या फिर पारे की वाष्प, और जो स्वभाव में जहरीली होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब इनका निपटान किया जाता है तो इनमें से निकलती है पारे की वाष्प। ऑप्शन नंबर आपका डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है? फ्लोएम, कोलेनकाइम, जाइलम या स्क्लेरेनकाइमा? बताना है क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। तो दोस्तों जब पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए अगर बात की जाए संवहनी ऊतक की, तो उसको कहा जाता है जाइलम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि बात करें एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो जो पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है तो उसको बोलते हैं फ्लोएम। पानी की बात की जाए तो जाइलम, खाद्य पदार्थ यानी खाने की बात की जाए, सिर्फ खाने की, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं वो अलग, जो पीने की होती हैं वो अलग, तो उसको खाने वाली को बोलते हैं फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। गेंदा, ब्रेड मोल्ड, आलू या फिर अदरक? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर शायद ही आप लोगों को पता हो, तो जल्दी से फटाफट अपना आंसर दीजिए जो भी आपको पता है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि इनमें से होने वाला है जो सबसे अलग टेढ़ा मेढ़ा नाम ब्रेड मोल्ड।
ब्रेड मोल्ड में ही पुनर्उत्पादन बीज की उत्पादक पौधा यानी उसकी क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल से मतलब है हमारा पौधे या जानवर से, तो किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक माल, तो आपको बताना है दोस्तों कि वो कौन सा है। और उसकी विशेषता है कि वो कोयले, पानी और हवा से तैयार किया हुआ है, पौधे या किसी भी जानवर से तैयार किया हुआ नहीं है। और दूसरी बात कि पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है, वो भी पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर। तो जैव प्लास्टिक है, नायलॉन है, रेयॉन है या पॉलीस्टरीन है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, नायलॉन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, नायलॉन किसी भी पौधे या जानवर से बनाया हुआ नहीं है, पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है और ये कोयले, पानी और हवा से ही तैयार किया हुआ है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन मैं आपको पोल में भी दे चुका था। बहुत सारे बच्चों ने, कम से कम 30% बच्चों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया था। इस बार आपको आंसर गलत नहीं देना है। क्वेश्चन है आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी या 17 दिसंबर। तो दोस्तों विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी को। इसका उद्देश्य है इसका कि विश्व में हिंदी का प्रचार प्रसार करना, लोगों के प्रति हिंदी की जागरूकता को उत्पन्न करना। जो लोग हैं हिंदुस्तान के, भारत के, उनके बीच हिंदी का प्रचार प्रसार और उसकी जागरूकता को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, अगस्ट वाइजमैन, ग्रेगोर मेंडल या चार्ल्स डार्विन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। तो उन्होंने इसका सिद्धांत कब दिया था? तो अगर आपसे सन की बात कर ली जाए तो ये दिया था दोस्तों 1801 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। रिबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग ए बिलियन एस्पिरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलेकणी, रतन टाटा या फिर विशाल सिक्का। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए तो रिबूटिंग इंडिया, रियलाइजिंग ए बिलियंस एस्पिरेशंस नामक जो पुस्तक है आपकी, तो उसकी रचना की थी नंदन नीलेकणी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश द्वारा की गई थी। तो पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? राजा चेलैया समिति, विजय केलकर टास्क फोर्स, जीएसटी परिषद या फिर मनमोहन सिंह आयोग। तो जो दोस्तों पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी तो वो की गई थी विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। विजय केलकर टास्क फोर्स। बताना है आपको कि लागू कब की गई, जीएसटी कब लागू की गई थी, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो फटाफट यहाँ पर आंसर कीजिए, 1 जुलाई 2017। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 23। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया था, यानी कि इन 4 में से कहाँ स्थापित किया गया था भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन? कोच्चि, नई दिल्ली, बंगलुरु या फिर चेन्नई। तो दोस्तों भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन बंगलुरु में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? अब आपको जिला बताना है। तो दोस्तों जो एशियाई खेल 2018 थे तो वहाँ पर जो थी आपकी सुधा सिंह, तो ये लखनऊ, कानपुर, रायबरेली या उन्नाव कहाँ से थी? तो ये थी आपकी रायबरेली ज़िले से।
बात कर लेते हैं सुधा सिंह के जन्म की। इनसे रिलेटेड यही अब फैक्ट बचा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं, रायबरेली जिला हो गया। महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता थी, विजेता पदक था इनका रजत पदक। तो बचा इनका जन्म, तो मैं आपको बता दूं इनका जन्म हुआ था 25 जून 1986। जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म भी रायबरेली में ही हुआ था। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो यूपी जीके में सबसे पहला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश परिचय का ही होता है। और आपको मैंने क्वेश्चन कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चन, मेरे ख्याल से 500 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। वो भी सिर्फ वही 500 क्वेश्चन जो आज तक आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछे गए हैं। तो फटाफट आपको आंसर देना है कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश से पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था। तो बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत था और बाद में उत्तर प्रदेश हुआ। अब फटाफट ये और बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश किया कब गया था। 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 2 अक्टूबर 1950। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। अब बात कर लेते हैं कि संयुक्त प्रांत नाम कब रखा गया था। पहले संयुक्त प्रांत था, तो संयुक्त प्रांत नाम कब रखा गया? तो मैं आपको बता दूं 1937 में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया था। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की। तो अगर बात पुनर्गठन की आ जाती है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। अगर बात कर ली जाए इसके विभाजन की कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड भी अलग हुआ था, तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ, या उत्तराखंड कब बना, या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब किया गया था। तो इतने प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है तो देखिए उत्तराखंड राज्य का भी क्वेश्चन हो गया और उत्तर प्रदेश राज्य का भी क्वेश्चन हो गया। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000, पूरा 2000। तो ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन भी आपको बता दिया। तो एक कॉमन बात है कि पुनर्गठन भी नवंबर है और आपका विभाजन भी नवंबर है। 1 नवंबर और 9 नवंबर, सन आपको अलग अलग है, 1956 और 2000। 1 नवंबर 1956 को इसका हुआ था पुनर्गठन और 9 नवंबर 2000 को हो गया इसका विभाजन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26। काला नमक चावल की किस किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है? गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़ या फिर गोंडा। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका काला नमक चावल की एक किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 27। सूफी कबीर अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं कि सूफी कबीर जो अमीर खुसरो जी हैं उनका जन्म हुआ था एटा ज़िले के पटियाली गांव में। तो कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ध्यान रखना है कि एटा के पटियाली गांव में। तो आगे है आपका कि पटियाली वर्तमान में किस ज़िले के अंतर्गत आता है? अब देखिए क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया कि जन्म कहाँ हुआ था, तो ध्यान रखना है सीधे सीधे एटा पूछ लेगा क्योंकि पटियाली अब अलग आ गया है, या पूछ लेगा आपसे पटियाली भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन जाएगा कि पटियाली वर्तमान में किस ज़िले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये आता है आपका कासगंज के अंतर्गत। तो
एक क्वेश्चन और आपका कवर हो गया। तो इसी तरह से हमारी प्रैक्टिस चलती रहेगी। डेली दोपहर 12 बजे की क्लास है ये, लेकिन आज दोस्तों मेरे बिजी होने के कारण इसको शेड्यूल्ड कर दिया गया है। तो मैं इसको रीजनिंग की जगह 7 बजे रख रहा हूँ, क्योंकि 6 बजे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, 7 बजे रीजनिंग का, और 8 बजे हम कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो आज आपकी रीजनिंग की क्वेश्चन गोल कर दी गई है और उसकी जगह पर ये 12 बजे वाली क्लास रख दी गई है। तो बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, आगरा में, फतेहपुर सीकरी या फिर फैजाबाद। तो दोस्तों अगर बात की जाए बहू बेगम के मकबरे की, तो ये फैजाबाद ज़िले में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाती है आपके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कि इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट क्या ऐड किया जाएगा। तो देखिए आपके साथ ऐड किया जाता है कि बहू बेगम का वास्तविक नाम क्या है। सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बहू बेगम का वास्तविक नाम क्या है। तब आपको बताना है कि उन्मतू, लिख देता हूँ, उन्मतू जोहरा बेगम। तो क्या नाम है? उन्मतू जोहरा बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? तो कौन सी हैं? गिरिजा देवी, किशोरी आमोनकर, वसुंधरा कोमकाली, लास्ट ऑप्शन है हीराबाई बारोडकर। तो फटाफट आंसर कीजिए कि अप्पा जी किसको कहा जाता था। तो चलिए मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, गिरिजा देवी। बात आ जाती है एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो इनसे पूछ लिया जाता है कि गिरिजा देवी किस घराने से संबंध रखती हैं। तो इनका घराना आपको बताना है। तो चलिए फटाफट बता दीजिए कि ये बिलोंग करती हैं बनारस घराने से। तो गिरिजा देवी बनारस घराना, क्या है ये? शास्त्रीय गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, आपके चहीते योगी आदित्यनाथ। आपको दोस्तों बताना है कि योगी जी का वास्तविक नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि योगी जी का वास्तविक नाम क्या है। तो अपना क्वेश्चन कीजिए और योगी जी का वास्तविक नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी किस संप्रदाय से संबंधित हैं? नागा, नाथ, कालमुख या माधव। तो जो हमारे योगी आदित्यनाथ हैं वो हैं नाथ संप्रदाय से। आप यहाँ से भी क्वेश्चन को उठा सकते थे आदित्यनाथ, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये तो सिर्फ कोइंसिडेंस है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं। तो ये हैं दोस्तों 21वें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया या फिर बस्ती। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की सीमा लगती है आपके नेपाल के साथ। बात कर लेते हैं कि इसके अतिरिक्त और किन किन ज़िलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। तो कुल मिलाकर हो जाते हैं ये आपके 7 ज़िले। सबसे पहला आ जाता है आपका सिद्धार्थनगर, नेक्स्ट आ जाता है श्रावस्ती, नंबर 3 पे आ जाता है आपका बहराइच, नंबर 4 बलरामपुर, नंबर 6 लखीमपुर खीरी और नंबर 7 पीलीभीत। तो यहाँ पर हमारी काउंटिंग में नंबर 5 छूट गया है। तो ये सोच लीजिए कि नंबर 5 पर महाराजगंज ही है। तो कुल मिलाकर ये हो जाते हैं आपके 7 के 7 नाम आपको बता दिए हैं। आप लिख भी सकते हो क्योंकि ये तो आपको PDF में मिलने वाला है नहीं, इसीलिए आपसे बोलता हूँ कि कॉपी और एक पेन अपने साथ लेकर के बैठिए, जिससे आपको आसानी हो एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखने में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते हैं। सिख धर्म आपको कराया था, इतने अच्छे तरीके से आपको कराया था कि एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा।
ये क्वेश्चन भी आप अगर आपने वो क्लास देखी है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो आप फटाक से आंसर कर दोगे कि खालसा पंथ की स्थापना की थी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आपको बताना है कि जो ये सिख हैं इनके लिए कंकार बनाए गए हैं, तो कंकार कितने हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों से सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि 2.46 मीट्रिक टन है, 4.46 मीट्रिक टन, 6.46 मीट्रिक टन या फिर 8.46। देखिए, ये अगर पॉइंट के बाद की बात की जाए तो इसको 46 बोला जाएगा, ना कि 46। तो मेरे बोलने पर ध्यान नहीं देना, आपको पता ही होगा कि 8.46 होता है ये। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आंसर अपना टिक करिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा 8.46 मीट्रिक टन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। तो बात कर लेते हैं अपने ऑप्शन की। श्री गुरु नानक देव, श्री गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह या श्री गुरु रामदास। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो सिखों के गुरु गुरु अमरदास जी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो इसको मैं बता दूं कि इसको लवन व्यवस्था भी कहा जाता है, तो नोट कर लेना है, आपसे लवन व्यवस्था भी पूछा जा सकता है। और एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि सिखों के गुरु गुरु अमरदास कौन से नंबर के गुरु थे, तो ये थे आपके 3रे नंबर के गुरु। सभी गुरुओं के बारे में जानना चाहते हो तो जाकर के वीडियो देख लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। जीएस टॉपिक वाइज महात्मा बुद्ध, जैन धर्म, सिख धर्म, ये सब टॉपिक आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 35। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी। 126.80 बिलियन, 136.8, 146.8 या फिर 156.8 बिलियन डॉलर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर 156.8 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सा कथन सही है। 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। या फिर 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1975 के आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38, और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके लिए रेटिंग 3 स्टार से भी कम है, मतलब 3 स्टार रेटिंग भी कम होगी, 5 स्टार इसके लिए देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। अनुच्छेद 19 का ई संघ बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 का भी किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है। अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। या 19 का जी शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सही है। तो मैं आपको बता दूं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी सही है कि 19 का ए कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार।
तो किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार किस में आता है? तो ये आता है मेरे दोस्तों 19 के सी में। सॉरी, सी नहीं, 19 का जी। 19 के सी में आता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि 19 का ई नहीं, 19 का सी। और किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार 19 का बी नहीं, 19 का जी। और शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार आता है दोस्तों 19 के बी में। तो ये थे आज के आपके कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको बताना है कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो दोस्तों जो क्वेश्चन के आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। हमारा चैनल है जॉब मंत्रा। इस क्लास की पीडीएफ यानी इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यूपी SSSC फॉरेस्ट गार्ड वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वो वहाँ पर जा कर के ऐड हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।